नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, कक्षा 10वीं इतिहास की पुस्तक का तीसरा और आखिरी पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने किस प्रकार से मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर के कांग्रेसी नेताओं को समझा बुझा करके रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। और हमने ये भी पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, आंदोलन कहाँ कहाँ किस प्रकार फैला, लोगों ने उस मूवमेंट को किस तरीके से समझने की कोशिश की, अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया, व्याख्या की उसकी, और कहीं कहीं कठिनाइयाँ भी आईं। गांधी जी के आगमन के बाद अभी तक के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, और लगभग पूरे देश में फैला। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया और गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ऐसे लोग जो नॉन वायलेंट होकर के आंदोलन को बढ़ा रहे थे, वो लोग हिंसक हो गए, वायलेंट हो गए और पुलिस थाने पे आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी के पास ये खबर जब पहुंची, उन्होंने तुरंत 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी को चौरी चौरा में घटना हुई थी, गोरखपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। गांधी जी को लगा कि अभी देश की जो जनता है वो असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंट रास्ते पर चलकर इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस लीडर भी तैयार नहीं थे आंदोलन को लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन कुछ लोग नाराज हुए, गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कुछ लोग नाराज भी हुए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए और भारत पर शासन करने के लिए अनेक जगह पर हिंसा का सहारा लिया था। लोग एक छोटी सी हिंसा जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा हो गई और गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, इससे लोग असंतुष्ट थे। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन भी किया। धीरे धीरे आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शांत हो गया और देश एक नए आंदोलन की ओर बढ़ने लगा, जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अभी आगे आएगा। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड होने के बाद गांधी जी ने अनेक सारे क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य शुरू करके देश में लोगों में एकता का भाव बढ़ाने के लिए समाज सुधार के अनेक कार्यक्रम करने शुरू किए और लोगों को सत्याग्रह के बारे में प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। आगे है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस तरह गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लिए जाने से, जैसा हमने कहा, नाराज थे। ये लोग चाहते थे कि आंदोलन को अभी और आगे बढ़ाया जाए। कुछ और चीजें थीं जिन्होंने भारत का निर्माण किया उन परिस्थितियों में। पहले थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, उसके कारण दुनिया के तमाम सारे देशों के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन थे, पॉलिटिकल रिलेशन थे, वो सब ध्वस्त हो गए, ब्रेक हो गए, जिसके कारण व्यापार ठप हो गया। एक देश की चीजें जो दूसरे देश में जाती थी बिकने के लिए, वो सब रुक गई। तो जब व्यापार ठप हो गया
तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई, जिसकी वजह से हर वस्तुओं की कीमत गिरने लगी, चीज़ें सड़ने लगी, खराब होने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया और मूल्य कम होने की वजह से किसान भी टैक्स चुकाने में असमर्थ हो गए। दूसरी चीज ऐसी जिसने भारत का निर्माण किया, नई दिशा की ओर लेके गया, जो वो ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट बनी, मिस्टर टोरी के नेतृत्व में, टोरी गवर्नमेंट के रूप से जानते हैं इसको। और उनके समय में 1927 में 5 मेंबर्स का एक कमीशन आया भारत, जिसमें जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया। और ये जो साइमन कमीशन है, 5 मेंबर्स का जो एक ग्रुप था जो भारत आया, भारत पहुंचा, वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था कि भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभाव कैसा है इसकी जांच की जाए। कमीशन लोगों से सुझाव ले, पार्टियों से सुझाव ले, व्यक्तियों से मुलाकात करे, ताकि आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी स्टडी करके, कमीशन की रिपोर्ट की स्टडी करके कुछ नए प्रस्ताव, कुछ नए कानून ला सके। लेकिन समस्या यह थी कि इस कमीशन में जो 5 सदस्यीय आयोग था, 5 मेंबर्स कमीशन था, उसमें एक भी लोग भारत के नहीं थे। भारतीय राजनेताओं की, कांग्रेस की मांग थी कि ऐसा कोई कमीशन जो इसके लिए आया है, जांच के लिए आया है कि भारत में अंग्रेजी शासन कैसा है, उसमें जरूर कोई ना कोई भारतीय शामिल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का जो शासन है उसका प्रभाव कैसा है ये कौन बता सकता है, भारत के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। साइमन कमीशन पूरे भारत का भ्रमण किया और जहां जहां भी गया, साइमन कमीशन का स्वागत लोगों ने किया, साइमन गो बैक साइमन के नारे के साथ। कहने का आशय यह है कि भारतीयों की मांग ठुकरा दी गई। 5 सदस्यीय आयोग में अंग्रेजी शासन का प्रभाव कैसा है ये जानने के लिए जो कमीशन आया उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारत के लोग नाराज थे और साइमन कमीशन जहां जहां गया लोगों ने गो बैक साइमन का नारा दिया। और साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ वो पूरे भारत में लगभग हुआ और जहां जहां गया वहां वहां हुआ और लगभग सभी पार्टियों ने इसमें भागीदारी की। 1929 में वायस राय इरविन, जो उसमें वायस राय थे भारत के, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटेन की जो सरकार है भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसमें डोमिनियन स्टेट लाना चाहती है। ये डोमिनियन स्टेट क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था डोमिनियन स्टेट कहलाती है जिसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट अंग्रेजी शासन के साथ साथ भारतीयों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। कुछ विषयों पर जो विदेश संबंधी हैं, अति महत्वपूर्ण है, रक्षा विभाग है, वित्त मंत्रालय है, उस पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार रहेगा और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं, वो उस पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन वायसराय इरविन के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट किया गया इसका किसी ने समर्थन नहीं किया। इसके पहले हमने कहा कि साइमन कमीशन जहां जहां गया वहां वहां विरोध हुआ। तगड़ा विरोध इसका लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने किया। जनरल सैंडर्स पुलिस का अधिकारी साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया, उनको हटाने की कोशिश की, उनको भगाने की कोशिश की और लाला लाजपत राय पर बहुत लाठियां मारी गईं। घायल होकर वो गिर गए, लोग उठा करके उनको लेके गए वहां से जहां प्रदर्शन हो रहा था। जनरल सैंडर्स ने जो हम उन पर लाठीचार्ज किया, बाद में उनकी मौत भी हो गई। 26 जनवरी का क्या इतिहास है हमको ये भी थोड़ा जान लेना है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे।
कांग्रेस की मांग थी, भारत के राजनेताओं की मांग थी कि शामिल किया जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने नहीं स्वीकार किया। साथ ही साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई साइमन कमीशन के विरोध में। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने अब अंग्रेजी सरकार से जो अपनी मांग रखी वो पूर्ण स्वराज की मांग रखी और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। याद रहे डेट, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना सुनिश्चित किया गया। तो 26 जनवरी 1930 इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा हुआ तब भी संविधान को तुरंत लागू नहीं किया गया, 2 महीने लगभग इंतजार किया गया और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसी दिन से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बात है जो है दांडी मार्च की। दांडी मार्च क्या है? अंग्रेजी सरकार दिन प्रतिदिन कठोर होती जा रही थी और रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही साथ हाल ही में अंग्रेजी सरकार ने नमक कानून लागू किया था। ये नमक कानून क्या है कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो समुद्र के पानी से, सी वाटर से आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन अंग्रेजी सरकार टैक्स वसूलने के संदर्भ में, पैसा कमाने के संदर्भ में हर वो तरीके अपनाना चाहती थी जहां से उनको बेनिफिट हो सकता था। उन्होंने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नमक अब अंग्रेजी सरकारी कारखानों में बनने लगा और उसके लिए लोगों से पैसा लिए जाने लगा, टैक्स लगने लगा नमक के ऊपर। गांधी जी को एक मौका लगा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो घर घर में उपयोग में लाई जाती है, ये एक ऐसा विषय है जो घर घर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विषय को लेकर के फिर से एक बार देश के लोगों को एकजुट किया जा सकता है स्वराज की प्राप्ति के लिए। गांधी जी डिमांडेड 11 पॉइंट्स फ्रॉम इरविन ऑन 31 जनवरी 1930 टू अप्रूव ऑन और बिफोर 11 मार्च। गांधी जी ने उस समय के जो वायसराय थे इरविन जी, उनके सामने 11 डिमांड रखी और 11 मार्च तक उसको पूरा किया जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन ये जो मांगे थी वो मिल ओनर, जो टेक्सटाइल कपड़ा मिल के जो मालिक थे उनसे संबंधित थी, किसानों से संबंधित थी और कुछ सामान्य बिंदु थे। नमक से कर हटा लिया जाए, इसके लिए था। मेन डिमांड टू विथड्रॉ टैक्स ऑन साल्ट, नमक पर से कर हटा लिया जाए। गांधी जी ने कोशिश की कि इस विषय में इन 11 डिमांड्स के माध्यम से भारत के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट किया जा सके, लेकिन गांधी जी की मांगों के ऊपर उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने ध्यान नहीं दिया, या आप ये कहें कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, साल्ट मार्च को कंटिन्यू करेंगे। साल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास गुजरात में, और दांडी का क्या है? दांडी भी एक समुद्र का किनारा है, सूरत के पास में है, इसको हम मानचित्र में भी देखेंगे। 24 डेज की यात्रा की। 12 मार्च से निकले गांधी जी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की। 24 डेज यात्रा की, 240 माइल्स, 240 मील, 10 मील लगभग एक दिन। अभी पीछे हमने पढ़ा कितने लोगों के साथ में निकले वो? 78 लोगों के साथ में। लेकिन गांधी जी जब 78 लोगों के साथ में 24 दिन की लंबी यात्रा पर निकले तो गांधी जी चलते गए और कारवां बनता गया, यानी लोगों का समूह जुड़ता गया उनके साथ में। थाउजेंड्स केम विद गांधी जी। इस दांडी मार्च में, साल्ट मार्च में
गांधी जी के साथ हजारों लोग हो गए। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र के किनारे की मिट्टी से नमक उठाया और नमक का जो कानून था अंग्रेजी सरकार ने जो बनाया था उसको तोड़ दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम ब्रेकिंग लॉ। ये जो सब हिंदी में कहें अगर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी नमक कानून के तोड़ने के साथ में यहीं से शुरू होता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन। थोड़ा सा ये पहले वाले आंदोलन से थोड़ा सा अंतर था इस नए आंदोलन में। क्या डिफरेंस था? जैसे पुराने वाले आंदोलन में कौन सा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिमांड थी रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। अंग्रेजी सरकार के साथ में आप जिस तरीके का सहयोग करते हैं उसको नहीं करना है। इसमें सिविल डिसओबीडियंस, ध्यान रहे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो सारी चीजें करनी थी जो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कर रहे थे। यानी कोऑपरेट अंग्रेजी सरकार के साथ में नहीं करना है, साथ ही साथ वी हैव टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। अंग्रेजी सरकार के जो कानून हैं उसको तोड़ने हैं, सहयोग भी नहीं करना है और जितने भी सारे कानून हैं उसको तोड़ना है। ये कानून तोड़ने की जो व्यवस्था है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ऐड हो गई। इसीलिए गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा करके वहां तक जनसमूह के साथ में गए और नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की और कानून तोड़ा। पीपुल मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट गवर्नमेंट फैक्ट्री। लोगों ने नमक बनाया और प्रदर्शन किया कहाँ? सरकारी कारखानों के सामने कि हम नमक बनाएंगे, भले ही आपने कानून बना करके लोगों के द्वारा नमक बनाना मना कर दिया है। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिस तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, एल्कोहल दारू का बहिष्कार, ऐसा फिर से शुरू हुआ। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, गुड्स एंड लिक्विड। पिकेटिंग स्टार्टेड, फिर से वही पिकेटिंग हमने पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पिकेटिंग क्या है? सरकारी दुकानों पर, सरकारी कपड़ों की दुकानों पर, दारू एल्कोहल की दुकानों के बाहर लोग खड़े रहते थे। जो भी कोई व्यक्ति सामान खरीदने आता था, लेके जाता था, जाने के टाइम लोग खड़े रहते थे, छीन के उसको नष्ट कर देते थे, जला देते थे। ऐसा जो कार्य था उसे पिकेटिंग कहा गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। किसान जो थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स भी देने से मना कर दिया। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड लॉज। जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने भी कानून तोड़ना शुरू किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब बारी थी अंग्रेजी सरकार की। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जो सारे नेता मिले उनको पकड़ के जेल में डालना शुरू किया। अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में जेल में डाल दिया और 1 महीने के अंदर ही गांधी जी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड। शांतिपूर्वक जो नॉन वायलेंट का रास्ता अख्तियार करके लोग सत्याग्रह कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमला किया, घायल करने की कोशिश की, मारने पीटने की कोशिश की और जल्दी ही लगभग 1 लाख लोग सरकार की जेलों में बंद कर दिए गए। अभी हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंटिन्यू करेंगे। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। गांधी जी ने देखा कि निर्दोष जनता जेल में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको प्रताड़ित कर रही है, यातनाएं दे रही है, अटैक कर रही है। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया और गांधी जी के बीच और इरविन जो उसमें वायसराय थे उनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ। समझौते की 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं लेकिन याद रखने योग्य हैं। पहला,
गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली वाली 1930 में हुई, उसमें भारत की ओर से, कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया। दूसरी वाली 1931 में हुई, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस हैड बॉयकॉट फर्स्ट वन। हमने जैसा बताया कि पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस का कोई भी सदस्य उसमें नहीं गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या माना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो लोग राजनीतिक बंदी हैं, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और आंदोलन वापस ले लिया गया। यहाँ याद रहे इस चीज को कि गांधी इरविन समझौता हुआ। 2 बातें महत्वपूर्ण, गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सहमति बताई, और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जितने सारे प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको छोड़ देना निश्चित किया। सिविल डिसोबीडियंस के बाद क्या हुआ, या अगला घटनाक्रम में क्या बदलाव आया आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गांधी जी केम बैक इंडिया फ्रॉम लंदन डिसअपॉइंटेड। गांधी जी गए तो लंदन भाग लेने के लिए, किसमें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन निराश होकर उनको फिर से भारत वापस आना पड़ा। क्यों वापस आना पड़ा, पड़ेंगे। जब वो इंडिया में आए, वापस लौट के आए, तो वो देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार बहुत कठोरता पूर्वक आंदोलन को, सत्याग्रहियों को दबाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए प्रयास कर रही है। नेता अभी भी जेल में हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू अभी जेल में ही थे। यानी अंग्रेजी सरकार ने जो वायदा किया था, लॉर्ड इरविन ने जो वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया गया। गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च करने की कोशिश की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। गांधी इरविन पैक्ट के साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया गया था। गांधी जी लंदन गए, बिना किसी समझौते के निराश होकर वापस आए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स अभी भी जेल में हैं, अंग्रेजी सरकार बहुत कठोर है। उन्होंने मूवमेंट वापस लेने, फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन 1934 तक धीरे 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 इसका जो मोमेंटम है, इसका जो प्रभाव है, किसका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, वो खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि 1934 तक आते आते स्वतः अपने आप आंदोलन समाप्त हो गया। क्यों, हम जानते हैं, अंग्रेजी शासन के समय में जनता बहुत गरीब थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे, टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो लंबे समय तक लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे आंदोलन वापस बंद हो गया। विभिन्न लोगों ने किस तरीके से आंदोलन में भाग लिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट्स, किन किन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, कैसा रिएक्ट किया इन द कंट्री साइड, पूरे देश में। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, पैसे वाले जो किसान थे, बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार की तरह, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, भाग लिया कि नहीं लिया, भाग लिया तो उनका क्या पर्पस था, इसको देखते हैं। गुजरात में पाटीदार किसान बहुत पैसे वाले होते हैं, उत्तर प्रदेश में जाट किसान बहुत पैसे वाले होते हैं। ये दोनों ग्रुप बहुत एक्टिव था। इनकी मांग थी कि उनकी खेतों की जो फसल है उसका ज़्यादा मूल्य मिले। दे वेर डिमांडिंग फॉर हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, बट लेकिन when the movement was called off in 1931 without any decision, they refused to participate in 1932. हमने पढ़ा है कि गांधी जी ने जब 1931 में मूवमेंट वापस ले लिया था, तो कोई समझौता किसानों के लिए नहीं हुआ, चाहे वो अमीर किसान हो चाहे गरीब किसान हो, उनके लिए नहीं हुआ। गांधी जी वो गए, फिर से वापस आए। इसीलिए 1932 में जब गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च किया, तो इस बार अमीर किसान भाग नहीं लिए।
कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार दूसरा समूह, दूसरा ग्रुप, कौन सा? पुअर पीजेंट्री। जो गरीब किसान हैं उन लोगों ने किस तरीके से भाग लिया या उनकी क्या राय थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ऐसे लोग जो गरीब थे वो कर में छूट नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि टैक्स एकदम माफ हो जाए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से फसल का मूल्य मिल नहीं रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था, और उनको टैक्स देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनके पास अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए कुछ बचता नहीं था। इसलिए गरीब किसान चाहते थे कि पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाए। दे डिमांडेड फिक्स्ड टेन्योर ऑन द लीज लैंड्स। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो ताकि जमीन पर उनका खुद का अधिकार हो जाए, या किराए पर जमीन जो लेनी पड़ रही है लैंडलॉर्ड से, वो उसके लिए समय फिक्स कर दिया जाए। रिलेशन बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन है वो अनिश्चित था, डेफिनिट नहीं था। उसमें दिक्कत यह थी कि गरीब किसान की जो डिमांड थी और जो जमींदारों की जो डिमांड थी उसमें क्लैश होता था। क्यों? क्योंकि अनेक सारे जमींदार, पैसे वाले किसान, बड़े किसान कांग्रेस में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, वो राजनेता थे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन इस बार बिजनेस क्लास, जो व्यापारी वर्ग था, उद्योगपति था, उन लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है कि अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल मालिक थे उन लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत फायदा हुआ था। क्यों फायदा हुआ था ये भी पढ़ा है हमने। दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। जो कपड़ा उद्योगों के मालिक थे वो अंग्रेजी सरकार का रूल, कॉलोनियल रूल, उसके विरोध में थे। कहने का आशय ये है कि बिजनेस क्लास ने भागीदारी की। दे वांटेड प्रोटेक्शन फॉरेन फ्रॉम फॉरेन गुड्स। जो कपड़ा मिल मालिक थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे या आंदोलनकारी या कांग्रेस कुछ ऐसा करे जिससे विदेश से आने वाले कपड़े बंद हो जाएं ताकि उनके उद्योगों का कपड़ा बिक सके। 1920 में इन उद्योगपतियों ने मिलकर के एक संगठन भी बनाया था अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। वो क्या था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे फिक्की के नाम से जानते हैं, ऐसे दो संगठन बनाए थे इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे, वर्किंग क्लास, उन लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? उन्होंने भाग ही नहीं लिया। दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एक्सेप्ट इन नागपुर। नागपुर में मजदूरों ने भाग लिया था, बाकी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगों के जो मालिक थे, वो कांग्रेस के नजदीक थे। तो उद्योगों के जो मालिक हैं और उद्योगों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके हित, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। और उद्योगों के जो मालिक थे वो कांग्रेस के नजदीक थे, इसलिए उद्योगों के काम करने वाले जो मजदूर थे वो कांग्रेस के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस मूवमेंट की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एक खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। चाहे वो साल्ट मार्च की बात हो, चाहे फॉरेन गुड्स और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग हो, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। अनेक महिलाएं जेल भी गईं, लेकिन गांधी जी की राय थी कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर के कार्यों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन यहीं से, इसी आंदोलन से महिलाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या कमियां थी?
क्या कमजोरी थी इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। वन बाय वन। पहला है कि ऑल ग्रुप्स वेयर नॉट मूव्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज की जो अवधारणा थी, कंसेप्ट था, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो कार्यक्रम था, उसमें अनेक सारे वर्ग भाग नहीं लिए। अनटचेबल कॉल्ड देम दलित और ऑप्रेस्ड। ऐसे लोग जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत दलित हैं या जो अछूत समझे जाते थे, दलित कहे जाते थे, उन लोगों ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि कांग्रेस और अनटचेबल दोनों के बीच में गैप था। क्या गैप था? कांग्रेस वाज इन फियर ड्यू टू सनातनीज। कांग्रेस के लोग अनटचेबल लोगों के साथ में या दलित लोगों के साथ में ज्वाइंट होने में हिचक रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता था कि पुराने जमाने से चली आ रही जाति व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए वो कांग्रेस के लोग अनटचेबल लोगों के साथ में, जिन्हें दलित कहा जाता था ना, उनके साथ में आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गांधी जी कांग्रेस की इस विचारधारा के पूर्णतः खिलाफ थे, बहुत सख्त खिलाफ थे। गांधी जी क्लेम्ड दैट स्वराज विल नॉट कम इन नेक्स्ट 100 ईयर इफ वी कंटिन्यू अनटचेबिलिटी। गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग इस तरह के छुआछूत की भाव को, अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे और कितना भी हम लोग एफर्ट कर लें, 100 साल प्रयास कर लें, लेकिन स्वराज नहीं आ जाएगा। यानी गांधी जी की मांग थी, गांधी जी चाहते थे कि समाज के सभी लोग एकजुट हों और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल हरिजन। गांधी जी ने अनटचेबल लोगों को, छुआछूत जिनके साथ में किया जाता था, छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, ऐसे लोगों को गांधी जी ने हरिजन कहा। ये पिक्चर एक नेट से निकाली हुई आप देखें, जो है एक महिला को पानी पिला रही है और बहुत ऊपर से पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। उसको इस बात का डर है कि कहीं जो नीचे बैठी हुई महिला पानी पी रही है उसका हाथ न टच कर ले या वो बर्तन न टच कर ले जिससे पानी निकल रहा है। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, उनके भगवान, उन्होंने ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में इस्टेब्लिश किया। भीमराव अंबेडकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी गए थे, वहां गए हुए थे। इन्होंने मांग की थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की जाए। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है? अंग्रेजी सरकार ने जो राज्यों की व्यवस्था देखने के लिए काउंसिल बना रखी थी, उसमें जो चुनाव होते थे आज की तरह, उसमें कुछ सीटें उनके लिए हों। किसके लिए? दलितों के लिए। ऐसी मांग थी भीमराव अंबेडकर की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की जो डिमांड थी उसको अप्रूव कर दिया, सहमति दे दी। गांधी जी स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ। जब अंग्रेजी सरकार ने भीमराव अंबेडकर की मांगों को मान लिया, गांधी जी को लगा कि इससे डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो की जो व्यवस्था है बढ़ जाएगी और भारतीय लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लंबे समय तक इनका शासन रहेगा या राष्ट्रीय आंदोलन या स्वराज पाने में मुश्किल होगी। इसलिए गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर की मांग के खिलाफ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भीमराव अंबेडकर की मांग मान ली थी, इसके खिलाफ उपवास करना शुरू किया कि मर जाएंगे लेकिन इसको होने नहीं देंगे। 1932 में पूना में समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। किस बात को लेकर के समझौता हुआ? कि काउंसिल में इनके लिए अलग से सीटें नहीं, बल्कि इनके लिए कुछ रिजर्व सीटें रखी जाएंगी। द लिमिट ऑफ सिविल मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंटरेस्टेड। मुस्लिम लीग या
कोई ऐसी संस्था जो भी रही हो उन लोगों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस वाज मोर नियर टूवर्ड्स हिंदू महासभा। कांग्रेस का जो रवैया था, कांग्रेस का जो वर्क कल्चर था, वो हिंदूवादी ज़्यादा था। हिंदू महासभा एक संस्था थी, उसके करीब था। इट सीम्स, एक बार ऐसा लगा, दैट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विल कम नियर इन 1927। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ में आ जाएंगे, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। मुस्लिम वेयर रेडी टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ दे एज्योर्ड रिजर्व सीट। जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, ऐसा ही समझौता मुस्लिम लीग कांग्रेस से चाहती थी, वो नहीं हो पाया। ऑल एफर्ट्स वेयर फिनिश्ड, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी समाप्त हो गई जब M.R. जयकर हिंदू महासभा का समर्थन किया और स्ट्रांगली अपोज्ड किया किसका, ऑफ कंप्रोमाइज, किसी भी प्रकार का समझौता जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो सकता है उसका विरोध किया। किसने? M.R. जयकर ने। कहाँ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928। एक बार 1928 में सभी पार्टियों का सम्मेलन हुआ, उसमें M.R. जयकर ने हिंदू महासभा का समर्थन किया और इस बात का विरोध किया कि किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें हम लोग उन बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसमें हम, जैसा हमने पढ़ा था यूरोप के इतिहास के बारे में थोड़ा सा, कि यूरोप के लोगों ने ऐसी चीज़ों की पहचान की, ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जिससे लोगों में बिलोंगिंगनेस या यूनिटी आई। ऐसा ही कुछ भारत में हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। वन बाय वन नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन बिगेन टू बिलीव दैट दे ऑल आर सेम। राष्ट्रवाद तभी आ सकता है जब उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को ये लगे कि वो सब कैसे हैं, एक समान हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर ऑफ और इमेज। राष्ट्र की पहचान को एक तस्वीर के रूप में दिखाए जाने की कोशिश की गई। इंडिया केम टू बी विजुअली विद द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की एक तस्वीर के रूप में भारत को दर्शाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम गीत की रचना की गई। इतिहास, कला, साहित्य, लोक कथा, गीत और चित्र, ऐसे अनेक सारे तरीके थे जिसके द्वारा राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों में एकजुटता का भाव पैदा करने की कोशिश की गई। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में जनगण मन राष्ट्रगान नेशनल एंथम लिखा। ऐसे अनेक प्रयास हुए। एक राष्ट्रीय झंडा ट्राई कलर जो रेड ग्रीन येलो था उसका निर्माण किया गया। इसको कंटिन्यू करेंगे। इन 1921 गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने अलग से एक स्वराज फ्लैग बनाया। ये भी इट वाज अगेन ए ट्राई कलर था, रेड ग्रीन और वाइट, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, जिसके बीच में चरखा था जो गांधी जी चलाते थे। और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सरकार ने जब भारत में शासन किया, भारतीय इतिहास को इस तरीके से व्याख्या की जिससे यह भाव समझ में आए कि भारत और भारत के लोग दबे कुचले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड हैं, जिसके कारण भारतीयों को भी लगने लगा था कि हम पीछे हैं, हम आगे नहीं आ सकते हैं, हम एकजुट नहीं हो सकते। लेकिन भारत में अनेक सारे लोगों ने इतिहास को और भारतीय समाज की व्याख्या को फिर से इंटरप्रिटेट किया। जैसे चाहे वो सती प्रथा का अंत हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे बाल विवाह का अंत हो, ऐसा अनेक सारा कार्य किया गया जिससे लोगों में एकजुटता का भाव पैदा हो सके।
These efforts to unify people were not without problems. अनेक सारा प्रयास किया जा रहा था लोगों को एकजुट करने के लिए, लेकिन when the past being glorified was हिंदू या हिंदू की जो व्यवस्था थी उसका गुणगान किया जा रहा था, उसको भारत माता के रूप में या जिस तरीके से कहें आप, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then the people of other communities felt out. भारतीय राष्ट्रवाद भारत के अलग अलग समूह वर्ग के असंतोष और परेशानियों का मिला जुला स्वरूप था। महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने का आधार बन गया। इस राष्ट्रवाद में अनेक सारे डिस्प्यूट और टकराव भी थे, लेकिन चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित हों, चाहे और किसी भी समाज के लोग हों, वो सब लोग अपने अपने तरीके से एक ही चीज चाहते थे। वो क्या थी? अंग्रेजी शासन से मुक्ति। लोगों, विभिन्न वर्ग के लोगों में ये जो भाव आया किसी भी तरीके से कि हमारा लक्ष्य, हमारे हित, हमारे लिए अच्छा तभी होगा जब हमको अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलेगी, ऐसी ही फीलिंग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और तमाम सारे विरोधाभासों के बावजूद भारत के सभी वर्ग के लोगों में यह भाव, कौन सा भाव? अंग्रेजी शासन से मुक्ति का भाव जग चुका था। कहने का आशय यह है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। वह दिन दूर नहीं था जब भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त होता। इसी के बाद मैंने अनेक सारे मानचित्र रखे हुए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, जिनको भी आपको देखना है। जैसे इस मानचित्र में हमने दिखाया कि दांडी गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, लाहौर 1929 में जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर में 1920 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता में 1920 में हुआ, मद्रास में 1927 में हुआ। ऐसे जो मानचित्र हैं, लाहौर 1929, अमृतसर कहाँ है आप देख सकते हैं आप, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। चंपारण जहाँ 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, कलकत्ता है, नागपुर है, अहमदाबाद जहाँ साबरमती आश्रम है, खेड़ा जहाँ 1918 में आंदोलन हुआ था, दांडी पहले ही हम आपसे बात कर चुके हैं इसके बारे में, मद्रास जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये रूट है वो साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग पॉइंट और दांडी एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं आप जो है। ये भारत के और दूसरे अन्य शहर हैं जहाँ जो इंडियन हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। एक पूरी कोशिश थी इस बात को लेकर के कि भारत में राष्ट्रवाद 3-4 भागों में पढ़ा करके विषय वस्तु को पूरा किया जाए। आपके सहयोग से जरूर पूरा होगा। आवश्यकता इस बात की है कि किताब में जो कुछ भी लिखा है वो लाइन बाय लाइन पढ़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें बताने में कुछ चीज़ें छूट गई हों या कोई चीज़ ऐसी हो जो हम पढ़ाने में तेज़ी से निकल गए हों, तो आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज़रूर उसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, कक्षा 10वीं इतिहास की पुस्तक का तीसरा और आखिरी पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने किस प्रकार से मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर के कांग्रेसी नेताओं को समझा बुझा करके रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। और हमने ये भी पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की
कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, आंदोलन कहाँ कहाँ किस प्रकार फैला, लोगों ने उस मूवमेंट को किस तरीके से समझने की कोशिश की, अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया, व्याख्या की उसकी, और कहीं कहीं कठिनाइयाँ भी आईं। गांधी जी के आगमन के बाद अभी तक के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, और लगभग पूरे देश में फैला। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया और गोलियां चलाई गईं, जिसके कारण ऐसे लोग जो नॉन वायलेंट होकर के आंदोलन को बढ़ा रहे थे वो लोग हिंसक हो गए, वायलेंट हो गए और पुलिस थाने पे आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी के पास ये खबर जब पहुंची, उन्होंने तुरंत 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 5 फरवरी को चौरी चौरा में घटना हुई थी, गोरखपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। गांधी जी को लगा कि अभी देश की जो जनता है वो असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंट रास्ते पर चलकर इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तैयार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस लीडर भी तैयार नहीं थे आंदोलन को लंबे समय तक कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन कुछ लोग नाराज हुए। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कुछ लोग नाराज भी हुए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए और भारत पर शासन करने के लिए अनेक जगह पर हिंसा का सहारा लिया था। लोग एक छोटी सी हिंसा जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा हो गई और गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया, इससे लोग असंतुष्ट थे। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन भी किया। धीरे धीरे आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शांत हो गया और देश एक नए आंदोलन की ओर बढ़ने लगा, जिसको हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अभी आगे आएगा। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड होने के बाद गांधी जी ने अनेक सारे क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य शुरू करके देश में लोगों में एकता का भाव बढ़ाने के लिए समाज सुधार के अनेक कार्यक्रम करने शुरू किए और लोगों को सत्याग्रह के बारे में प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। आगे है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस तरह गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लिए जाने से, जैसा हमने कहा, नाराज थे। ये लोग चाहते थे कि आंदोलन को अभी और आगे बढ़ाया जाए। कुछ और चीजें थीं जिन्होंने भारत का निर्माण किया उन परिस्थितियों में। पहले थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, उसके कारण दुनिया के तमाम सारे देशों के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन थे, पॉलिटिकल रिलेशन थे, वो सब ध्वस्त हो गए, ब्रेक हो गए, जिसके कारण व्यापार ठप हो गया। एक देश की चीजें जो दूसरे देश में जाती थी बिकने के लिए, वो सब रुक गई। तो जब व्यापार ठप हो गया तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आई, जिसकी वजह से हर वस्तुओं की कीमत गिरने लगी, चीजें सड़ने लगी, खराब होने लगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो गया और मूल्य कम होने की वजह से किसान भी टैक्स चुकाने में असमर्थ हो गए। दूसरी चीज ऐसी जिसने भारत का निर्माण किया, नई दिशा की ओर लेके गया, जो वो ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट बनी, मिस्टर टोरी के नेतृत्व में, टोरी गवर्नमेंट के रूप से जानते हैं इसको। और उनके समय में 1927 में
5 मेंबर्स का एक कमीशन आया भारत, जिसमें जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे। उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया। और ये जो साइमन कमीशन है, 5 मेंबर्स का जो एक ग्रुप था जो भारत आया, भारत पहुंचा, वो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था कि भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभाव कैसा है इसकी जांच की जाए। कमीशन लोगों से सुझाव ले, पार्टियों से सुझाव ले, व्यक्तियों से मुलाकात करे, ताकि आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी स्टडी करके, कमीशन की रिपोर्ट की स्टडी करके कुछ नए प्रस्ताव, कुछ नए कानून ला सके। लेकिन समस्या यह थी कि इस कमीशन में जो 5 सदस्यीय आयोग था, 5 मेंबर्स कमीशन था, उसमें एक भी लोग भारत के नहीं थे। भारतीय राजनेताओं की, कांग्रेस की मांग थी कि ऐसा कोई कमीशन जो इसके लिए आया है, जांच के लिए आया है कि भारत में अंग्रेजी शासन कैसा है, उसमें जरूर कोई ना कोई भारतीय शामिल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का जो शासन है उसका प्रभाव कैसा है ये कौन बता सकता है, भारत के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। साइमन कमीशन पूरे भारत का भ्रमण किया और जहां जहां भी गया साइमन कमीशन का स्वागत लोगों ने किया, साइमन गो बैक साइमन के नारे के साथ। कहने का आशय यह है कि भारतीयों की मांग ठुकरा दी गई। 5 सदस्यीय आयोग में अंग्रेजी शासन का प्रभाव कैसा है ये जानने के लिए जो कमीशन आया उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारत के लोग नाराज थे और साइमन कमीशन जहां जहां गया लोगों ने गो बैक साइमन का नारा दिया। और साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ वो पूरे भारत में लगभग हुआ और जहां जहां गया वहां वहां हुआ और लगभग सभी पार्टियों ने इसमें भागीदारी की। 1929 में वायसराय इरविन, जो उसमें वायसराय थे भारत के, लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटेन की जो सरकार है भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसमें डोमिनियन स्टेट लाना चाहती है। ये डोमिनियन स्टेट क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था डोमिनियन स्टेट कहलाती है जिसमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट अंग्रेजी शासन के साथ साथ भारतीयों की भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। कुछ विषयों पर जो विदेश संबंधी हैं, अति महत्वपूर्ण है, रक्षा विभाग है, वित्त मंत्रालय है, उस पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार रहेगा और स्थानीय महत्व के जो विषय हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं, वो उस पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन वायसराय इरविन के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट किया गया इसका किसी ने समर्थन नहीं किया। इसके पहले हमने कहा कि साइमन कमीशन जहां जहां गया वहां वहां विरोध हुआ। तगड़ा विरोध इसका लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने किया। जनरल सैंडर्स पुलिस का अधिकारी साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया, उनको हटाने की कोशिश की, उनको भगाने की कोशिश की और लाला लाजपत राय पर बहुत लाठियां मारी गईं। घायल होकर वो गिर गए, लोग उठा करके उनको लेके गए वहां से जहां प्रदर्शन हो रहा था। जनरल सैंडर्स ने जो हम उन पर लाठीचार्ज किया, बाद में उनकी मौत भी हो गई। 26 जनवरी का क्या इतिहास है हमको ये भी थोड़ा जान लेना है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। कांग्रेस की मांग थी, भारत के राजनेताओं की मांग थी कि शामिल किया जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने नहीं स्वीकार किया। साथ ही साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई साइमन कमीशन के विरोध में। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने अब अंग्रेजी सरकार से जो अपनी मांग रखी वो पूर्ण स्वराज की मांग रखी और 26 जनवरी 1930 को
पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया? याद रहे डेट, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना सुनिश्चित किया गया। तो 26 जनवरी 1930 इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा हुआ तब भी संविधान को तुरंत लागू नहीं किया गया, 2 महीने लगभग इंतजार किया गया और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसी दिन से 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब बात है जो है दांडी मार्च की। दांडी मार्च क्या है? अंग्रेजी सरकार दिन प्रतिदिन कठोर होती जा रही थी और रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही साथ हाल ही में अंग्रेजी सरकार ने नमक कानून लागू किया था। ये नमक कानून क्या है कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो समुद्र के पानी से, सी वाटर से आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन अंग्रेजी सरकार टैक्स वसूलने के संदर्भ में, पैसा कमाने के संदर्भ में हर वो तरीके अपनाना चाहती थी जहां से उनको बेनिफिट हो सकता था। उन्होंने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नमक अब अंग्रेजी सरकारी कारखानों में बनने लगा और उसके लिए लोगों से पैसा लिए जाने लगा, टैक्स लगने लगा नमक के ऊपर। गांधी जी को एक मौका लगा कि नमक एक ऐसी वस्तु है जो घर घर में उपयोग में लाई जाती है, ये एक ऐसा विषय है जो घर घर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विषय को लेकर के फिर से एक बार देश के लोगों को एकजुट किया जा सकता है स्वराज की प्राप्ति के लिए। गांधी जी डिमांडेड 11 पॉइंट्स फ्रॉम इरविन ऑन 31 जनवरी 1930 टू अप्रूव ऑन और बिफोर 11 मार्च। गांधी जी ने उस समय के जो वायसराय थे इरविन जी, उनके सामने 11 डिमांड रखी और 11 मार्च तक उसको पूरा किया जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। लेकिन ये जो मांगे थी वो मिल ओनर, जो टेक्सटाइल कपड़ा मिल के जो मालिक थे उनसे संबंधित थी, किसानों से संबंधित थी और कुछ सामान्य बिंदु थे। नमक से कर हटा लिया जाए, इसके लिए था। मेन डिमांड टू विथड्रॉ टैक्स ऑन साल्ट, नमक पर से कर हटा लिया जाए। गांधी जी ने कोशिश की कि इस विषय में इन 11 डिमांड्स के माध्यम से भारत के सभी वर्ग के लोगों को एकजुट किया जा सके, लेकिन गांधी जी की मांगों के ऊपर उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने ध्यान नहीं दिया, या आप ये कहें कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ। इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, साल्ट मार्च को कंटिन्यू करेंगे। साल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास गुजरात में, और दांडी का क्या है? दांडी भी एक समुद्र का किनारा है, सूरत के पास में है, इसको हम मानचित्र में भी देखेंगे। 24 डेज की यात्रा की। 12 मार्च से निकले गांधी जी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की। 24 डेज यात्रा की, 240 माइल्स, 240 मील, 10 मील लगभग एक दिन। अभी पीछे हमने पढ़ा कितने लोगों के साथ में निकले वो? 78 लोगों के साथ में। लेकिन गांधी जी जब 78 लोगों के साथ में 24 दिन की लंबी यात्रा पर निकले तो गांधी जी चलते गए और कारवां बनता गया, यानी लोगों का समूह जुड़ता गया उनके साथ में। थाउजेंड्स केम विद गांधी जी। इस दांडी मार्च में, साल्ट मार्च में गांधी जी के साथ हजारों लोग हो गए। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र के किनारे की मिट्टी से नमक उठाया और नमक का जो कानून था अंग्रेजी सरकार ने जो बनाया था उसको तोड़ दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम ब्रेकिंग लॉ। ये जो सब हिंदी में कहें अगर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी नमक कानून के तोड़ने के साथ में यहीं से शुरू होता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिंस फ्रॉम ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन।
थोड़ा सा ये पहले वाले आंदोलन से थोड़ा सा अंतर था इस नए आंदोलन में। क्या डिफरेंस था? जैसे पुराने वाले आंदोलन में, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिमांड थी रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। अंग्रेजी सरकार के साथ में आप जिस तरीके का सहयोग करते हैं उसको नहीं करना है। इसमें सिविल डिसओबीडियंस, ध्यान रहे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वो सारी चीजें करनी थी जो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कर रहे थे। यानी कोऑपरेट अंग्रेजी सरकार के साथ में नहीं करना है, साथ ही साथ वी हैव टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। अंग्रेजी सरकार के जो कानून हैं उसको तोड़ने हैं, सहयोग भी नहीं करना है और जितने भी सारे कानून हैं उसको तोड़ना है। ये कानून तोड़ने की जो व्यवस्था है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ऐड हो गई। इसीलिए गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा करके वहां तक जनसमूह के साथ में गए और नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू की और कानून तोड़ा। पीपुल मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट गवर्नमेंट फैक्ट्री। लोगों ने नमक बनाया और प्रदर्शन किया कहाँ? सरकारी कारखानों के सामने कि हम नमक बनाएंगे, भले ही आपने कानून बना करके लोगों के द्वारा नमक बनाना मना कर दिया है। पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिस तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, एल्कोहल, दारू का बहिष्कार, ऐसा फिर से शुरू हुआ। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, गुड्स एंड लिक्विड। पिकेटिंग स्टार्टेड, फिर से वही पिकेटिंग हमने पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पिकेटिंग क्या है? सरकारी दुकानों पर, सरकारी कपड़ों की दुकानों पर, दारू एल्कोहल की दुकानों के बाहर लोग खड़े रहते थे। जो भी कोई व्यक्ति सामान खरीदने आता था, लेके जाता था, जाने के टाइम लोग खड़े रहते थे, छीन के उसको नष्ट कर देते थे, जला देते थे। ऐसा जो कार्य था उसे पिकेटिंग कहा गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। किसान जो थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्स भी देने से मना कर दिया। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड लॉज। जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग थे उन लोगों ने भी कानून तोड़ना शुरू किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब बारी थी अंग्रेजी सरकार की। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जो सारे नेता मिले उनको पकड़ के जेल में डालना शुरू किया। अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में जेल में डाल दिया और 1 महीने के अंदर ही गांधी जी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड। शांतिपूर्वक जो नॉन वायलेंट का रास्ता अख्तियार करके लोग सत्याग्रह कर रहे थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमला किया, घायल करने की कोशिश की, मारने पीटने की कोशिश की और जल्दी ही लगभग 1 लाख लोग सरकार की जेलों में बंद कर दिए गए। अभी हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंटिन्यू करेंगे। गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। गांधी जी ने देखा कि निर्दोष जनता जेल में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको प्रताड़ित कर रही है, यातनाएं दे रही है, अटैक कर रही है। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने का निश्चय किया और गांधी जी के बीच और इरविन जो उसमें वायसराय थे उनके बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ। समझौते की 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं लेकिन याद रखने योग्य हैं। पहला, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। पहली वाली 1930 में हुई, उसमें भारत की ओर से, कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया। दूसरी वाली 1931 में हुई, गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस हैड बॉयकॉट फर्स्ट वन। हमने जैसा बताया कि पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कांग्रेस का कोई भी सदस्य उसमें नहीं गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या माना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो लोग राजनीतिक बंदी हैं, जिनको
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे और आंदोलन वापस ले लिया गया। यहाँ याद रहे इस चीज को कि गांधी इरविन समझौता हुआ, दो बातें महत्वपूर्ण, गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए सहमति बताई और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जितने सारे प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको छोड़ देना निश्चित किया। सिविल डिसोबीडियंस के बाद क्या हुआ या अगला घटनाक्रम में क्या बदलाव आया आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गांधी जी केम बैक इंडिया फ्रॉम लंदन डिसअपॉइंटेड। गांधी जी गए तो लंदन भाग लेने के लिए, किस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन निराश होकर उनको फिर से भारत वापस आना पड़ा। क्यों वापस आना पड़ा, पड़ेंगे। जब वो इंडिया में आए, वापस लौट के आए, तो वो देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार बहुत कठोरता पूर्वक आंदोलन को, सत्याग्रहियों को दबाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए प्रयास कर रही है। नेता अभी भी जेल में हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू अभी जेल में ही थे, यानी अंग्रेजी सरकार ने जो वायदा किया था, लॉर्ड इरविन ने जो वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया गया। गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च करने की कोशिश की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। गांधी इरविन पैक्ट के साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया गया था। गांधी जी लंदन गए, बिना किसी समझौते के निराश होकर वापस आए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लीडर्स अभी भी जेल में हैं, अंग्रेजी सरकार बहुत कठोर है। उन्होंने मूवमेंट वापस लेने, फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन 1934 तक धीरे धीरे इसका जो मोमेंटम है, इसका जो प्रभाव है, किसका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, वो खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि 1934 तक आते आते स्वतः अपने आप आंदोलन समाप्त हो गया। क्यों, हम जानते हैं अंग्रेजी शासन के समय में जनता बहुत गरीब थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे, टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो लंबे समय तक लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे आंदोलन वापस बंद हो गया। विभिन्न लोगों ने किस तरीके से आंदोलन में भाग लिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट्स, किन किन लोगों ने आंदोलन में भाग लिया, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी, कैसा रिएक्ट किया इन द कंट्री साइड, पूरे देश में। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज, पैसे वाले जो किसान थे, बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार की तरह, उन लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया, भाग लिया कि नहीं लिया, भाग लिया तो उनका क्या पर्पस था, इसको देखते हैं। गुजरात में पाटीदार किसान बहुत पैसे वाले होते हैं, उत्तर प्रदेश में जाट किसान बहुत पैसे वाले होते हैं। ये दोनों ग्रुप बहुत एक्टिव था। इनकी मांग थी कि उनकी खेतों की जो फसल है उसका ज़्यादा मूल्य मिले। दे वेर डिमांडिंग फॉर हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स, बट लेकिन when the movement was called off in 1931 without any decision, they refused to participate in 1932. हमने पढ़ा है कि गांधी जी ने जब 1931 में मूवमेंट वापस ले लिया था तो कोई समझौता किसानों के लिए नहीं हुआ, चाहे वो अमीर किसान हो चाहे गरीब किसान हो, उनके लिए नहीं हुआ। गांधी जी वो गए, फिर से वापस आए, इसीलिए 1932 में जब गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च किया तो इस बार अमीर किसान भाग नहीं लिए। कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार दूसरा समूह, दूसरा ग्रुप, कौन सा, पूरर पीजेंट्री, जो गरीब किसान हैं, उन लोगों ने किस तरीके से भाग लिया या उनकी क्या राय थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ऐसे लोग जो गरीब थे वो कर में छूट नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि टैक्स एकदम माफ हो जाए। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से फसल का मूल्य मिल नहीं रहा था, फायदा नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था और उनको टैक्स देना पड़ रहा था, जिसके कारण उनके पास अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए
कुछ बचता नहीं था, इसलिए गरीब किसान चाहते थे कि पूरा का पूरा टैक्स माफ हो जाए। दे डिमांडेड फिक्स्ड टेन्योर ऑन द लीज लैंड्स। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो ताकि जमीन पर उनका खुद का अधिकार हो जाए, या किराए पर जमीन जो लेनी पड़ रही है लैंडलॉर्ड से, वो उसके लिए समय फिक्स कर दिया जाए। रिलेशन बिटवीन पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच का जो रिलेशन है वो अनिश्चित था, डेफिनिट नहीं था। उसमें दिक्कत यह थी कि गरीब किसान की जो डिमांड थी और जो जमींदारों की जो डिमांड थी उसमें क्लैश होता था। क्यों? क्योंकि अनेक सारे जमींदार, पैसे वाले किसान, बड़े किसान कांग्रेस में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, वो राजनेता थे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन इस बार बिजनेस क्लास, जो व्यापारी वर्ग था, उद्योगपति था, उन लोगों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है कि अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल मालिक थे उन लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत फायदा हुआ था। क्यों फायदा हुआ था ये भी पढ़ा है हमने। दे रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। जो कपड़ा उद्योगों के मालिक थे वो अंग्रेजी सरकार का रूल, कॉलोनियल रूल, उसके विरोध में थे। कहने का आशय ये है कि बिजनेस क्लास ने भागीदारी की। दे वांटेड प्रोटेक्शन फॉरेन फ्रॉम फॉरेन गुड्स। जो कपड़ा मिल मालिक थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, या आंदोलनकारी या कांग्रेस कुछ ऐसा करे जिससे विदेश से आने वाले कपड़े बंद हो जाएं ताकि उनके उद्योगों का कपड़ा बिक सके। 1920 में इन उद्योगपतियों ने मिलकर के एक संगठन भी बनाया था अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। वो क्या था? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे फिक्की के नाम से जानते हैं, ऐसे दो संगठन बनाए थे इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे, वर्किंग क्लास, उन लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? उन्होंने भाग ही नहीं लिया। दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एक्सेप्ट इन नागपुर। नागपुर में मजदूरों ने भाग लिया था, बाकी देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिए। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगों के जो मालिक थे, वो कांग्रेस के नजदीक थे। तो उद्योगों के जो मालिक हैं और उद्योगों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके हित, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। और उद्योगों के जो मालिक थे वो कांग्रेस के नजदीक थे, इसलिए उद्योगों के काम करने वाले जो मजदूर थे वो कांग्रेस के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस मूवमेंट की, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एक खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की। चाहे वो साल्ट मार्च की बात हो, चाहे फॉरेन गुड्स और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग हो, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी थी। अनेक महिलाएं जेल भी गईं, लेकिन गांधी जी की राय थी कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर के कार्यों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन यहीं से, इसी आंदोलन से महिलाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे द लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या कमियां थी, क्या कमजोरी थी इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की? वन बाय वन। पहला है कि ऑल ग्रुप्स वेयर नॉट मूव्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज की जो अवधारणा थी, कंसेप्ट था, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो कार्यक्रम था, उसमें अनेक सारे वर्ग भाग नहीं लिए। अनटचेबल कॉल्ड देम दलित और ऑप्रेस्ड। ऐसे लोग जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत दलित हैं या जो अछूत समझे जाते थे, दलित कहे जाते थे, उन लोगों ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि कांग्रेस और अनटचेबल दोनों के बीच
में गैप था। क्या गैप था? कांग्रेस वाज इन फियर ड्यू टू सनातनीज। कांग्रेस के लोग अनटचेबल लोगों के साथ में या दलित लोगों के साथ में ज्वाइंट होने में हिचक रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता था कि पुराने जमाने से चली आ रही जाति व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए वो कांग्रेस के लोग अनटचेबल लोगों के साथ में, जिन्हें दलित कहा जाता था ना, उनके साथ में आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गांधी जी कांग्रेस की इस विचारधारा के पूर्णतः खिलाफ थे, बहुत सख्त खिलाफ थे। गांधी जी क्लेम्ड दैट स्वराज विल नॉट कम इन नेक्स्ट 100 ईयर इफ वी कंटिन्यू अनटचेबिलिटी। गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग इस तरह के छुआछूत की भाव को, अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे और कितना भी हम लोग एफर्ट कर लें, 100 साल प्रयास कर लें, लेकिन स्वराज नहीं आ जाएगा। यानी गांधी जी की मांग थी, गांधी जी चाहते थे कि समाज के सभी लोग एकजुट हों और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल हरिजन। गांधी जी ने अनटचेबल लोगों को, छुआछूत जिनके साथ में किया जाता था, छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, ऐसे लोगों को गांधी जी ने हरिजन कहा। ये पिक्चर एक नेट से निकाली हुई आप देखें, जो है एक महिला को पानी पिला रही है और बहुत ऊपर से पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। उसको इस बात का डर है कि कहीं जो नीचे बैठी हुई महिला पानी पी रही है उसका हाथ न टच कर ले या वो बर्तन न टच कर ले जिससे पानी निकल रहा है। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा, उनके भगवान, उन्होंने ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में इस्टेब्लिश किया। भीमराव अंबेडकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी गए थे, वहां गए हुए थे। इन्होंने मांग की थी कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की जाए। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है? अंग्रेजी सरकार ने जो राज्यों की व्यवस्था देखने के लिए काउंसिल बना रखी थी, उसमें जो चुनाव होते थे आज की तरह, उसमें कुछ सीटें उनके लिए हों। किसके लिए? दलितों के लिए। ऐसी मांग थी भीमराव अंबेडकर की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर की जो डिमांड थी उसको अप्रूव कर दिया, सहमति दे दी। गांधी जी स्टार्टेड फास्ट अनटू डेथ। जब अंग्रेजी सरकार ने भीमराव अंबेडकर की मांगों को मान लिया, गांधी जी को लगा कि इससे डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो की जो व्यवस्था है बढ़ जाएगी और भारतीय लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लंबे समय तक इनका शासन रहेगा या राष्ट्रीय आंदोलन या स्वराज पाने में मुश्किल होगी। इसलिए गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर की मांग के खिलाफ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भीमराव अंबेडकर की मांग मान ली थी इसके खिलाफ उपवास करना शुरू किया कि मर जाएंगे लेकिन इसको होने नहीं देंगे। 1932 में पूना में समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। किस बात को लेकर के समझौता हुआ? कि काउंसिल में इनके लिए अलग से सीटें नहीं, बल्कि इनके लिए कुछ रिजर्व सीटें रखी जाएंगी। द लिमिट ऑफ सिविल मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंटरेस्टेड। मुस्लिम लीग या कोई ऐसी संस्था जो भी रही हो, उन लोगों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस वाज मोर नियर टूवर्ड्स हिंदू महासभा। कांग्रेस का जो रवैया था, कांग्रेस का जो वर्क कल्चर था, वो हिंदूवादी ज़्यादा था। हिंदू महासभा एक संस्था थी, उसके करीब था। इट सीम्स, एक बार ऐसा लगा, दैट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग विल कम नियर इन 1927। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ में आ जाएंगे, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। मुस्लिम वेयर रेडी टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ दे एज्योर्ड रिजर्व सीट। जिस तरीके से
भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, ऐसा ही समझौता मुस्लिम लीग कांग्रेस से चाहती थी, वो नहीं हो पाया। ऑल एफर्ट्स वेयर फिनिश्ड, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी समाप्त हो गई जब M.R. जयकर हिंदू महासभा का समर्थन किया और स्ट्रांगली अपोज्ड किया किसका, ऑफ कंप्रोमाइज, किसी भी प्रकार का समझौता जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो सकता है उसका विरोध किया। किसने? M.R. जयकर ने। कहाँ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928, एक बार 1928 में सभी पार्टियों का सम्मेलन हुआ, उसमें M.R. जयकर ने हिंदू महासभा का समर्थन किया और इस बात का विरोध किया कि किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें हम लोग उन बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसमें हम, जैसा हमने पढ़ा था यूरोप के इतिहास के बारे में थोड़ा सा, कि यूरोप के लोगों ने ऐसी चीज़ों की पहचान की, ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जिससे लोगों में बिलोंगिंगनेस या यूनिटी आई। ऐसा ही कुछ भारत में हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। वन बाय वन नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन बिगेन टू बिलीव दैट दे ऑल आर सेम, राष्ट्रवाद तभी आ सकता है जब उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को ये लगे कि वो सब कैसे हैं, एक समान हैं। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन ए फिगर ऑफ और इमेज, राष्ट्र की पहचान को एक तस्वीर के रूप में दिखाए जाने की कोशिश की गई। इंडिया केम टू बी विजुअली विद द इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता की एक तस्वीर के रूप में भारत को दर्शाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम गीत की रचना की गई। इतिहास, कला, साहित्य, लोक कथा, गीत और चित्र, ऐसे अनेक सारे तरीके थे जिसके द्वारा राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों में एकजुटता का भाव पैदा करने की कोशिश की गई। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में जनगण मन राष्ट्रगान नेशनल एंथम लिखा। ऐसे अनेक प्रयास हुए। एक राष्ट्रीय झंडा ट्राई कलर जो रेड ग्रीन येलो था उसका निर्माण किया गया। इसको कंटिन्यू करेंगे। इन 1921 गांधी जी डिजाइंड स्वराज फ्लैग, 1921 में गांधी जी ने अलग से एक स्वराज फ्लैग बनाया। ये भी इट वाज अगेन ए ट्राई कलर था, रेड ग्रीन और व्हाइट, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, जिसके बीच में चरखा था जो गांधी जी चलाते थे। और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सरकार ने जब भारत में शासन किया, भारतीय इतिहास को इस तरीके से व्याख्या की जिससे यह भाव समझ में आए कि भारत और भारत के लोग दबे कुचले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड हैं, जिसके कारण भारतीयों को भी लगने लगा था कि हम पीछे हैं, हम आगे नहीं आ सकते हैं, हम एकजुट नहीं हो सकते। लेकिन भारत में अनेक सारे लोगों ने इतिहास को और भारतीय समाज की व्याख्या को फिर से इंटरप्रिटेट किया, जैसे चाहे वो सती प्रथा का अंत हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे बाल विवाह का अंत हो, ऐसा अनेक सारा कार्य किया गया जिससे लोगों में एकजुटता का भाव पैदा हो सके। These efforts to unify people were not without problems, अनेक सारा प्रयास किया जा रहा था लोगों को एकजुट करने के लिए। लेकिन when the past being glorified was हिंदू या हिंदू की जो व्यवस्था थी उसका गुणगान किया जा रहा था, उसको भारत माता के रूप में या जिस तरीके से कहें आप, when the image celebrated were drawn from Hindu iconography, then the people of other communities felt out. भारतीय राष्ट्रवाद भारत के अलग अलग समूह वर्ग के असंतोष और परेशानियों का मिला जुला स्वरूप था।
महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेज सरकार के खिलाफ औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने का आधार बन गया। इस राष्ट्रवाद में अनेक सारे डिस्प्यूट और टकराव भी थे, लेकिन चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित हों, चाहे और किसी भी समाज के लोग हों, वो सब लोग अपने अपने तरीके से एक ही चीज चाहते थे। वो क्या थी? अंग्रेजी शासन से मुक्ति। लोगों, विभिन्न वर्ग के लोगों में ये जो भाव आया किसी भी तरीके से कि हमारा लक्ष्य, हमारे हित, हमारे लिए अच्छा तभी होगा जब हमको अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलेगी, ऐसी ही फीलिंग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और तमाम सारे विरोधाभासों के बावजूद भारत के सभी वर्ग के लोगों में यह भाव, कौन सा भाव? अंग्रेजी शासन से मुक्ति का भाव जग चुका था। कहने का आशय यह है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। वह दिन दूर नहीं था जब भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त होता। इसी के बाद मैंने अनेक सारे मानचित्र रखे हुए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, जिनको भी आपको देखना है। जैसे इस मानचित्र में हमने दिखाया कि दांडी गुजरात में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, लाहौर 1929 में जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर में 1920 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता में 1920 में हुआ, मद्रास में 1927 में हुआ। ऐसे जो मानचित्र हैं, लाहौर 1929, अमृतसर कहाँ है आप देख सकते हैं आप, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। चंपारण जहाँ 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। कलकत्ता है, नागपुर है, अहमदाबाद जहाँ साबरमती आश्रम है, खेड़ा जहाँ 1918 में आंदोलन हुआ था, दांडी पहले ही हम आपसे बात कर चुके हैं इसके बारे में, मद्रास जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये रूट है वो साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग पॉइंट और दांडी एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं आप जो है। ये भारत के और दूसरे अन्य शहर हैं जहाँ जो इंडियन हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। एक पूरी कोशिश थी इस बात को लेकर के कि भारत में राष्ट्रवाद 3-4 भागों में पढ़ा करके विषय वस्तु को पूरा किया जाए। आपके सहयोग से जरूर पूरा होगा। आवश्यकता इस बात की है कि किताब में जो कुछ भी लिखा है वो लाइन बाय लाइन पढ़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें बताने में कुछ चीज़ें छूट गई हों, या कोई चीज़ ऐसी हो जो हम पढ़ाने में तेज़ी से निकल गए हों, तो आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज़रूर उसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।